हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आकाश एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिक कॉर्नर में। हम आज का वीडियो लेके आए हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। आज हम सारी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं और इसको कंपेयर करेंगे वीसीआर से, जिसको कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसकी सीओपी भी देखेंगे, मैक्सिमम सीओपी क्या होती है, सारी चीज़ों पर हम डिटेल चर्चा करेंगे और जितने भी पार्ट है इसके, मतलब एब्जॉर्वर, जनरेटर, रेक्टिफायर, कंडेंसर, सभी पे हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा दोस्तों ईओपरेटर। ईओपरेटर का क्या काम करता है, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें जो इस सिस्टम होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में दो तरीके से के रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। पहला जो मेनली या प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोला जाता है उसको अमोनिया बोला जाता है, जो ये ट्यूब में से फ्लो करता है, और दूसरा यूज़ किया जाता है दोस्तों वाटर। ओके दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या होता है ना कि अमोनिया क्या होता है, लो प्रेशर पे क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लो प्रेशर पे अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस कोल्ड स्पेस को आपको ठंडा करना है, ओके दोस्तों, तो इस कोल्ड स्पेस का क्या टेम्परेचर होता है, कम। ओके दोस्तों, क्या होता है, टेम्परेचर होता है कम। और इस रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर होता है हाई। अब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एनर्जी फ्लो होगी कोल्ड स्पेस जिसको आपको ठंडा करना है। अब ये कोल्ड स्पेस आपका ब्राइन सॉल्यूशन भी हो सकता है, और जिसको आपको कूल करना है वो भी हो सकता है। तो क्या होता है आपका कि यहाँ से आपका जो हीट होती है वो कौन ले लेता है, NH3 ले लेता है, जो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में होता है। ओके दोस्तों, NH3 यहाँ से हीट एनर्जी ले लेता है, तो यहाँ से जो बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। आपको पता होना चाहिए, जब भी एक बॉडी है, एक बॉडी से जब भी आप हीट एनर्जी निकालोगे तो वो बॉडी हमेशा कोल्ड होगी, और यदि एक बॉडी को आप जब भी हीट एनर्जी दोगे तो वो हॉट होगी। ओके दोस्तों, तो ये वाली जिसको बॉडी को कोल्ड करना था वो कूल हो चुकी, क्योंकि आपने यहाँ से एनर्जी ले ली। अब लेकिन इसका फ्लो कैसा होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है आपका NH3, तो अब देखिए NH3 यहाँ से इंटर करता है आपके एब्जॉर्वर में। ये आपका एब्जॉर्वर बना हुआ है। ओके दोस्तों, ये एब्जॉर्वर बना हुआ है। एब्जॉर्वर में क्या होता है, एब्जॉर्वर में दोस्तों वाटर ऑलरेडी होता है और NH3 का वीक सॉल्यूशन होता है। अब वीक सॉल्यूशन के बारे में अभी समझेंगे जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आपको ऑलरेडी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो अब क्या होता है आप देखेंगे वीक सॉल्यूशन में, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक NH3 का और वाटर का वीक सॉल्यूशन होता है, और वाटर ऑलरेडी होता है। तो क्या होता है, वाटर और NH3 को क्या होती है, एफिनिटी होती है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है जब दोनों की रिएक्शन होती है NH3 और वाटर की। तो उस हीट के निकलने से कारण जो आपका सॉल्यूशन हुआ, जो NH3 और वाटर का जो दोस्तों सॉल्यूशन हुआ, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब उस टेम्परेचर को यदि आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी थ्रू एनर्जी को आपको निकालना पड़ेगा। तो आप एनर्जी निकालने के लिए, मतलब इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आप यहाँ से वाटर फ्लो करवा देते। तो वाटर क्या करता है, यहाँ पर जाता है और सॉल्यूशन से एनर्जी लेता है और बाहर आउट हो जाता है हॉट वाटर के फॉर्म में। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका एब्जॉर्वर का काम। अब हम बात करते हैं दोस्तों पंप का काम। पंप का काम क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो आपका ये पंप होता है ना दोस्तों, दो काम करता है मेनली। क्या करता है, ये जो आपका जो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन था किसका, NH3 और वाटर का, उसको अप डायरेक्शन मूव करवाता है। दूसरा इस सॉल्यूशन का क्या कर देता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। मतलब पंप का दो काम हो गए। ओके दोस्तों, अब बात करता है आपका सॉल्यूशन अब ऊपर डायरेक्शन में मूव करता है। तो दोस्तों यदि हमें रेक्टिफायर की वर्किंग, रीजनरेटर की वर्किंग समझनी है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले आगे की प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा रीजनरेट, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो मिक्सचर होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है NH3 और वाटर का, वो यहाँ पर जनरेटर में आपका इंटर होता है। ओके दोस्तों, तो जनरेटर में इंटर होता है। तो जनरेटर में क्या होता है, प्रोसेस देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसा आप ये सोलर एनर्जी दिख रहे हो, तो सोलर एनर्जी के थ्रू जनरेटर को एनर्जी दी जाती है। सोलर एनर्जी के अलावा आप स्टीम के थ्रू भी एनर्जी दे सकते हैं, जो हॉट स्टीम होती है या हॉट वाटर, उसके थ्रू भी एनर्जी दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है वो देखते। तो दोस्तों ये दो मिक्सर हो गया NH3 और वाटर का, इसके अंदर जो आपका जनरेटर है। लेकिन आपको पता होगा कि जो NH3 होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ओके दोस्तों, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, NH3 का उससे कम होता है। तो जब इसको एनर्जी देंगे तो सबसे पहले वेपर फॉर्म में दोस्त कौन कन्वर्ट होगा, NH3 कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके दोस्तों, तो NH3 हो गया आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट, और आपका बच गया यहाँ पर रिमेनिंग H2O। ओके दोस्तों, अब ये रिमेनिंग H2O यहाँ पर बच गया, तो अब वो क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल क्या होता है, NH3 H2O के साथ साथ NH3 भी कुछ अमाउंट में
बचा रहता। तो अब ये दो जो इसको बोलेंगे वीक सॉल्यूशन, यहाँ पर अप डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, अप डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जाता है और यहाँ पर वीक सॉल्यूशन NH3 और H2O का आता है। ओके दोस्तों, अब क्या होता है ना दोस्तों, देखिए अब मैं आपको रीजनरेटर की वर्किंग समझा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। तो आपका जो यहाँ से वीक सॉल्यूशन आया दोस्तों, ये वीक सॉल्यूशन यहाँ से रीजनरेटर के थ्रू पास होता है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, जैसे आपने इसको जो सोलर एनर्जी दी थी आपके सॉल्यूशन को, सोलर एनर्जी दी थी, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो थी। ओके दोस्तों, तो इस एनर्जी मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, तो इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं रीजनरेटर के थ्रू और इससे हीट ले लेते हैं और जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इस डायरेक्शन में जा रहा था उसको दे देते, ताकि हमको जो सोलर एनर्जी है वो कम देना पड़े, क्योंकि आपने इनिशियल इसी लेवल पे यहाँ पर आपने एनर्जी ऑलरेडी दे दी है। जब तो इस यहाँ पर जब जाएगा सोलर सिस्टम में हमका हमारा वीक सॉल्यूशन, तो सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पर जाएगा तो उसको हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम रीजनरेटर का यूज़ करते। फिर जो यहाँ पर जो लो टेम्परेचर का आपका वीक सॉल्यूशन होता है NH3 और वाटर का, वो एक्सपांसन वाल्व के थ्रू फिर से एब्जॉर्वर में आ जाता है। अब एक्सपांसन वाल्व की वर्किंग क्या होती है दोस्तों, एक्सपांसन वाल्व ऐसा वाल्व होता है एक्चुअली क्या कर देता है, प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो पंप ने आपका प्रेशर बढ़ाया था सॉल्यूशन का, अब उसको रिड्यूस भी करना पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्वर लो प्रेशर पे काम करता है। एब्जॉर्वर किस पे काम करता है, लो प्रेशर पे काम करता है। तो जो आपका एक्सपांसन डिवाइस होती है, ये वाली जो आपकी एक्सपांसन डिवाइस होती है, ये क्या करती थी, एक्चुअल प्रेशर कम कर सकती। और इसी तरह जो वीक सॉल्यूशन होता है NH2 और वाटर का, वो किस में आ जाता है, एब्जॉर्वर में आ जाता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको जो मैंने डिस्कस करी हूँ, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब क्या होता है दोस्तों, अब हमारी बात, अब मैंने आपको हर एक एलिमेंट के बारे में यहाँ डिटेल्ड बता दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रेक्टिफायर और जनरेटर के में क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन क्या हो जाता रहता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रहता है NH3 और वाटर का। ओके दोस्तों, लेकिन क्या होता है ना, जब इसको हीट देते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ NH3 वेपर में कन्वर्ट नहीं रहती, कुछ वाटर वेपर भी उसके साथ चली जाती, उस वाटर वेपर भी उसके साथ चली जाती है। तो यदि वाटर वेपर अब कंडेंसर में जाएगी तो वो क्या कर सकती है, वाटर वेपर कंडेंसर में जाकर कंडेंसर के वाल्व को क्या कर सकती है, वो चोक कर सकती है, आपके एक्सपांसन वाल्व को चोक कर सकती है। ओके दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर के थ्रू उस वाटर वेपर को भी रिमूव कर लेते, जो NH3 के साथ कुछ अमाउंट में चली गई थी, क्योंकि प्योर फॉर्म तो नहीं जा पाता। तो अब NH3 क्या, ये रेक्टिफायर क्या करेगा, ये भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है और ये वाटर वेपर को यहाँ से रिमूव कर देता है, जो बच गई थी आपके NH3 के वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो वेपर फॉर्म था वो वाटर में कन्वर्ट होकर रिटर्न काय में आ जाएगा, आपका जनरेटर में इंटर कर जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और इसी से फिर क्या होगा, आपका प्योर फॉर्म ऑफ जो NH3 होगा, जो यहाँ मेंशन है, वो कहाँ इंटर होगा, आपका कंडेंसर में आपका प्योर फॉर्म ऑफ NH3 इंटर होगा। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, पूरा डिस्कशन कैसा होता है ना, रेक्टिफायर का यूज़ क्या होता है, एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। ओके दोस्तों, और सोलर एनर्जी यहाँ पर इसके सोलर एनर्जी की जगह आप स्टीम का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इसके रिलेटेड एक बात और बता दूं दोस्तों, कि जो ये सिस्टम होता है, ये जनरली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। ओके दोस्तों, आजकल तो हो जा रही है, लेकिन वहाँ जहाँ सोलर एनर्जी होती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, अब क्या होता है, अब देखो दोस्तों, हमारा जो मिक्सचर है उसकी बात करते हैं, वो कहाँ में इंटर करता है, हमारा मिक्सचर जो है वो दोस्तों कंडेंसर में इंटर करता है। अब हमारा जब मिक्सर दोस्तों कंडेंसर में एंटर करता है तो ये प्योर फॉर्म ऑफ NH3 होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए, NH3 को आपने हीट दी थी, कैसे दी थी, सोलर सिस्टम के थ्रू हीट दी थी, तो इसका टेम्परेचर दोस्तों क्या है, हाई, और प्रेशर भी हाई है। ओके दोस्तों, तो अब ये कंडेंसर क्या करेगा, जो NH3 गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि आपने हीट दी थी, तो गैसियस फॉर्म ऑफ NH3 को वो कंडेंस कर देगा। ओके दोस्तों, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा आपका कौन, कंडेंसर। ओके दोस्तों, और वो कैसे करेगा, तो जो हीट एनर्जी थी आपके NH3 में, क्योंकि उसको सोलर एनर्जी के थ्रू हमने क्या किया था, गर्म कर दिया था, तो जो हीट एनर्जी थी आपके NH3 की, वो आपके किसके थ्रू, कंडेंसर के थ्रू कहाँ बाहर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चल जाएगी, या हॉट इन्वायरमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके दोस्तों, वहाँ चली जाएगी, और यहाँ पर आपकी जो NH3 है वो आप क्या हो चुकी है, कंडेंस हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो आपको कंडेंसर की वर्किंग भी टोटली समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। अब दोस्तों को देखिए क्या होता है ना, ये जो होता है ना आपका एक्सपांसन डिवाइस, अब ये इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो, एक्सपांसन डिवाइस दो साइड होते हैं। तो अब यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर
NH3 है और हाई प्रेशर है। ओके दोस्तों, प्रेशर हाई है, इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रेशर क्या हाई है। तो एक्सपांसन डिवाइस क्या कर देगा, अब इसके प्रेशर को लो कर देगा, और लो टेम्परेचर तो ऑलरेडी था। तो अब ये जो मिश्रण है, जो NH3 है आपका प्योर फॉर्म ऑफ NH3 लिक्विड में, अब वो एक्सपांसन डिवाइस से जाएगा। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी दोस्तों कि जब भी किसी चीज़ को वेपर फॉर्म में हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो उसका टेम्परेचर हाई कर दे और दूसरा उसके प्रेशर को हम लो कर दे। तो प्रेशर एक्सपांसन डिवाइस लो करेगी तो जो आपका NH3 लिक्विड फॉर्म में था वो रिटर्न कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। ओके दोस्तों, वेपर फॉर्म में आपका क्या कर देगा, एक्सपांसन वाल्व उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके दोस्तों, और ये वेपर फॉर्म ऑफ जो होगा एक्सपांसन वाल्व से निकलने वाली आपकी कौन, NH3। ओके दोस्तों, ये प्योर NH3 चल रही है दोस्तों, अभी यहाँ पर भी अभी प्योर NH3 ही चल रही है। अब ये जो NH3 है जिसका लो टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, वो इंटर कायम करेगी इवोपरेटर में। तो अब इसका लो टेम्परेचर भी है, लो प्रेशर भी है, तो अब ये क्या करेगी, जो आपके इवोपरेशन के लिए रिक्वायर होगी हीट, वो कहाँ से लेगी, ये हीट कहाँ से लेगी, ये लेगी आपके कोल्ड रेफ्रिजरेशन स्पेस से। ओके दोस्तों, जिसको आपको ठंडा करना मैं बोल रहा हूँ, तो ये आपकी NH3 इससे क्या ले लेगी, हीट ले लेगी इवोपरेशन के लिए। ओके दोस्तों, तो इस तरह से जिसको आपको कूल करना था वो कूल भी हो गया, क्योंकि मैंने आपको बेसिक फंडा बताया, यदि किसी बॉडी से अपन हीट ले ले तो वो कूल हो जाती। तो इससे अपन ये जो आपकी NH3 थी उसने हीट ले ली और वो कूल हो गई। ओके दोस्तों, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से अपन इसको कंपेयर कर रहे थे। ओके दोस्तों, तो ये कैसे इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो दोस्तों अब वो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है उसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो वो होता है, देखिए ये एक्सपांसन डिवाइस, ये इवोपरेटर, ये होता है आपका कंप्रेसर, ये आपका कंप्रेसर है ना दोस्तों, और ये होता है आपका कंडेंसर, ये। ओके दोस्तों, तो ये देखो एक्सपांसन डिवाइस की जगह एक्सपांसन डिवाइस है, एक्सपांसन वाल्व है, और कंडेंसर की जगह यहाँ भी कंडेंसर है। ओके दोस्तों, और इवोपरेटर की जगह इवोपरेटर ऑलरेडी है। तो दोस्तों ये जो डॉटेड लाइन से हो रही है ना आपको, ये और ये, तो ये वाला पूरा जो सिस्टम होता है, मतलब जनरेटर का जितना भी इक्विपमेंट या पार्ट होता है वो आपको काय से उसको काय से चेंज कर देते हैं, कंप्रेसर जो रहता है आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल में, उसको हम काय में कन्वर्ट कर देते हैं, जनरेटर में। ओके दोस्तों, अब ये ऐसा क्यों करते, क्योंकि दोस्तों देखो कंप्रेसर को इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन हमारे देश में या कई देशों में क्या होता है, अभी भी कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो वहाँ पर यदि किसी चीज़ को कूल करना है तो हम कैसे करेंगे, हम ये एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा के करेंगे। एब्जॉर्प्शन सिस्टम के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ओनली सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती। तो आपको पता है सोलर एनर्जी तो हर जगह उत्पन्न होती है, हर जगह अवेलेबल होती है, तो ईजिली हम इसके थ्रू किसी भी चीज़ को ठंडा कर सकते हैं। तो आई होप हम आपको क्लियर होगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या डिफरेंस है ना। हम जो आपका जो कंप्रेसर है उसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं, जनरेटर में। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसकी जो COP होती है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इसकी COP 5 टू लेके 125 तक हो सकती है। इसकी COP बहुत हाई COP ये दे सकता है। ओके दोस्तों, और इसकी COP को हम जनरेटर के जो आपके जनरेटर का टेम्परेचर होता है उसके थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके एक और फॉर्मूले की, कि हम COP कैसे डिराइव करते। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको COP कैसे डिराइव करनी है हमें। तो एक ये सिस्टम मान लिया दोस्तों मैंने, और यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने किसको देखो हीट हमने कहाँ कहाँ दी, एक सोलर एनर्जी के थ्रू दी जनरेटर को, तो ये जनरेटर को हम Q जनरेटर मान लेता हूँ। ओके दोस्तों, और एक हीट एनर्जी हमने किसको दी थी, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपने हीट एनर्जी यहाँ एक जनरेटर को दी थी। ओके दोस्तों, और आपने सिस्टम में और कहाँ कहाँ हीट दी, एक आपको पता होना चाहिए, आपने कहाँ पर दी थी, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपने ऑलरेडी मेंशन किया है हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर ये कोल्ड स्पेस से आपने एनर्जी ली थी। ओके दोस्तों, तो आपके सिस्टम ने एक तो जनरेटर से एनर्जी ली, और आपके सिस्टम ने एक जो स्पेस था उससे, इसको QE से डिनोट कर दे, उससे एनर्जी ली। और दूसरा आप देखिए अब इसने एनर्जी कहाँ का रिलीज़ करी, तो एनर्जी आप एक कंडेंसर ने रिलीज़ करी, QC जिसको बोल सकते हैं,
और एक और रिलीज़ करी थी आपके एब्जॉर्वर में, जब वाटर एनर्जी लेके जाता है तो क्यू एब्जॉर्वर। ओके दोस्तों, अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आप यहाँ लगाओगे तो ये इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके दोस्तों, यहाँ से आपकी COP का फॉर्मूला आएगा। और ओके दोस्तों, COP का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो देखिए COP क्या होता है, Q डिवाइड बाय वर्क। ओके दोस्तों, ये होता है Q किसका, जहाँ से आपने इवोपरेटर से एनर्जी ली तो Q इवोपरेटर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ वर्क किसका होता है, कंप्रेसर का, लेकिन यहाँ कंप्रेसर नहीं है, यहाँ क्या है, जनरेटर, तो यहाँ हो जाएगा Q जनरेटर। ये हो जाएगा आपका COP का फॉर्मूला फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इसको टेम्परेचर के फॉर्म में हम देखते हैं दोस्तों कैसा होता है। तो टेम्परेचर के फॉर्म में जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं हम थोड़ा। तो ये इसको ऐसा लिखते हैं, COP इंटू इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इक्वल टू COP ऑफ एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। COP ऑफ कार्नोट साइकिल और ये इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ये होता है दो चीज़ का प्रोडक्ट। अब COP किस, देखो COP कैसे, COP का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अदर वीडियो में, यदि आपने वो नहीं देखा तो वो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। COP क्या होता है, T लोअर डिवाइड बाय T हायर माइनस T लोअर। ओके दोस्तों, तो यहाँ T लोअर क्या है, यहाँ इवोपरेटर टेम्परेचर है, T लोअर टेम्परेचर। हायर किसका टेम्परेचर होता है, हमारा कंडेंसर का टेम्परेचर होता है। तो T कंडेंसर किसको दे रहा है, ATM में एनर्जी दे रहा है, तो ATM माइनस TE। ओके दोस्तों, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल को कैसे लिखेंगे दोस्तों, इफिशियंसी क्या होती है, T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाय T लोअर। अब लेकिन यहाँ T हायर क्या हो जाएगा, जनरेटर, माइनस T लोअर क्या हो जाएगा, इवोपरेटर, और T हायर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जनरेटर का टेम्परेचर। तो ये होता है COP, ये मैक्सिमम COP का फॉर्मूला है। ओके दोस्तों, ये मैक्सिमम COP का फॉर्मूला, इससे पहले जो COP बताया था वो एक्चुअल COP थी, ये मैक्सिमम COP होगी, ये आइडियल COP इसको आप बोल सकते। ओके दोस्तों, तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, इससे आप पूरी चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। गेट का पेपर हो या ES का पेपर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि ये इसकी वर्किंग कैसी होती है। अब दोस्तों एक और चीज़ होता है, यदि आप यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन यूज़ करते तो एक होती अमोनिया वाटर रेफ्रिजरेशन साइकिल और एक होती लिथियम ब्रोमाइड। ओके दोस्तों, तो लिथियम ब्रोमाइड में क्या होता है ना दोस्तों, वाटर को हम एज अ मेन रेफ्रिजरेंट लेते हैं, यानी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो फ्लो होगा यहाँ पर वाटर फ्लो होगा, जबकि लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन यहाँ एब्जॉर्वर में रहेगा। लिथियम ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो कहाँ रहेगा, एब्जॉर्वर में रहेगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ भी इन दोनों को ज़्यादा एफिनिटी होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो सेम वर्किंग होती है लिथियम ब्रोमाइड और NH3 की, बस रेफ्रिजरेंट का डिफरेंस आ जाता। तो आई होप सारी चीज़ें आपको दोस्तों क्लियर हुई होगी और इसको कहाँ यूज़ करना है ये भी क्लियर हुआ होगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ढेर सारे लोगों को इसका एडवांटेज हो सके। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।